ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਾਂਚਪੈਡ ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ कैंपस टैंक की जो शुरुआत की है। आओ थानू सुनाने की कहना है। हाँ जी, आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर सतनाम सिंह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनको शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूँ कि इतना बड़ा जो उपराला इन्होंने किया है, एक प्रोजेक्ट जो शुरू किया है कैंपस टैंक का लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 23,000 के लगभग संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन भी नौजवान जो न्यू स्टार्टअप्स बनने के इच्छुक हैं उन्होंने किया है। और इनके ही माध्यम से जो इस समय योजना इन्होंने बताई है कि 300 के लगभग ऐसे स्टार्टअप्स को चयन करके और उनकी सहायता ये कराएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत से इन्वेस्टर्स फंड्स लेकर के आगे आए हैं। और जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, पढ़ाई के बाद उनके लिए बहुत बड़ा एक विषय होता है कि उनको जीवन में आगे क्या करना है, जीवन में आगे अच्छा कुछ करें और अच्छा करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिले। प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है, लोगों का बहुत बड़ा एक समाधान होगा, उनकी बड़ी सहायता होगी और उसके कारण से ये जो जॉब सीकर्स हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स बनेंगे, कल को बड़े उद्योग लगा करके जॉब गिवर्स भी बनेंगे। जब जॉब गिवर्स बनेंगे तो एक बड़ी समस्या जो है अनएम्प्लॉयमेंट की हल होगी और इससे देश का भी लाभ होगा, देश निर्माण में इन लोगों के व्यवसाय का निश्चित रूप से लाभ होगा, हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ने का जो बहुत ही आज एक ब्यूटीफुल एक ओकेजन है। इस अवसर पर मंच पर हमारे साथ बैठे हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, राज्यसभा के सांसद श्री सतनाम सिंह संधू जी, हरियाणा सरकार में ओएसडी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं श्री प्रवीण सिंह जी, डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट अपना, श्री दीपेंद्र ढिल्लों जी जॉइंट डायरेक्टर स्टार्टअप्स पंजाब सरकार, श्री वंश ओबराय चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वेंचर कैपिटलिस्ट दीपेंद्र संधू जी, डॉक्टर अर्चना नंदा जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद और मेरे होनहार भारत के भविष्य युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस कैंपस टैंक इसका जो शुभारंभ है, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यहाँ की टीम, इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज जो प्रोजेक्ट जिस प्रकार से लॉन्च किया है, मैं समझता हूँ ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट इस यूनिवर्सिटी का सरदार सतनाम सिंह जी का ये माना जाएगा। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, उससे पहले हमारी जो स्कूलिंग होती है, टीन एज जब हमारी होती है, उसमें बहुत से विचार मन में उठते हैं। क्या कर पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या? ये प्रश्न आपके मन में आया होगा, ऐसा नहीं सबके मन में आता है। मेरे मन में भी आया था 70s when I was a student of high school। तो आगे चल करके क्या करेंगे? अलग अलग राय होती है, पेरेंट्स की कुछ राय होती है, कुछ हमारे मेंटर्स होते हैं उनकी राय होती है, कुछ हमारे गार्जियंस हैं, और कई बार तो किसी की राय हमको मिलती भी नहीं है। हम अपने आप में अंधेरे में छलांग लगाते हैं कि शायद तैरना आ जाएगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि पिताजी ने कहा कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है, खेती करनी है।
ये उनकी ओर से एक बहुत कड़ा स्टैंड उन्होंने लिया हुआ था। उदासी छा गई कि पढ़ाई तो जरूर करनी है, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। चेहरा उदास देख करके माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों इतना उदास है? उनका पिताजी ने पढ़ने के लिए मना कर दिया है और खेती कराने के लिए कह रहे हैं। नहीं बेटा पढ़ाई करनी है। उनका फीस तो है नहीं, पिताजी देते नहीं, कहां से करूंगा? पुराने जमाने में तो आजकल का अंतर है। आजकल कोई भी पुरुष महिला वो अपना पैसा जो है सीधा बैंक में रखते हैं, डर लगता है कि घर में चोरी ना हो जाए। लेकिन उस समय महिलाएं कुछ ना कुछ बचा करके अपने पॉकेट में रखती थी, अपने ट्रंक में रखती थी, अपने जो उसका बॉक्स होता था उसमें रखती थी। अंदर गई और 300 रुपया ला करके मुझे दे दिया कि इससे काम चल जाएगा। मैंने कहा खूब चल जाएगा। और माँ ने मुझे 300 रुपये दिए, मैं कॉलेज में जाकर दाखिला लेके आया। इतना कि हर किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, तो मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है, ऐसा मान के चलता है। फीस भर के दाखला एडमिशन लेकर के वापस घर पहुंचा। पिताजी ने पूछा कहाँ गया था? मैंने कहा कॉलेज में एडमिशन लेके आया हूं। पैसे कहां से लिए? माँ से लिए। माँ को डांट लगी। मैंने कहा अगले दिन अब मैं जाऊं कि नहीं कॉलेज? अब जरूर जाना पड़ेगा, वरना 300 रुपये बेकार हो जाएंगे। अब वो 300 रुपये का जो लॉस है वो मुझे आगे बढ़ा के ले गया। कहानी लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर पढ़ाई के समय विचार आया क्या करना है, तो इतना ही था कुछ करना है। क्या करना है? कुछ बड़ा करना है। आगे चल करके कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कोई काम आना चाहिए, केवल पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो मैंने एक कॉलेज के पास से एक प्रिंटिंग प्रेस, उस समय प्रिंटिंग प्रेस मैनुअल होती थी, उसके जो लेटर्स हैं उसको इकट्ठा करके एक फर्मा बनता था, उस फर्मे से प्रिंटिंग होती थी। आज तो कंप्यूटराइज सब चीजें आ गई हैं। मैंने उनको कहा मुझे सिखा दोगे प्रिंटिंग? उन्होंने कहा खूब सिखाएंगे, शाम को 2 घंटे के लिए आना। पढ़ाई के साथ साथ फर्मा बनाना सीखा, उसके लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। एक 3-4 महीने काम किया, आखिर में परीक्षा आ गई, वहीं छोड़ दिया। प्री मेडिकल करने के बाद डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन उस समय ओपन मेरिट पर एडमिशन होते थे, 1% की कमी रह गई। रोहतक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं। शौक चढ़ा के अब पढ़ाई छोड़ करके मुझे बिजनेस करना है, कुछ काम करना है। पिताजी ने कहा कि पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं कहा कहीं से भी ला दो, तो मुझे तो दुकान करनी है, खेती वेती करनी नहीं है, बाकी भाई मुझसे कर लेगा। उन्होंने बात मान ली और उस समय पैसा अरेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा कड़वा घूट पी लिया। और ट्रैक्टर, खेती का ट्रैक्टर कितना काम की चीज, कितना इंस्ट्रूमेंट होता है, खेती करने वाले समझते हैं। अपना ट्रैक्टर बेच करके और 15,000 रुपये मुझे दिया कि जाओ जाके दुकान बनाओ। मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से न्यू एंटरप्रेन्योर को कैसा कैसा जूझना पड़ता है। आज समय बदल गया है। समय बदल गया है तो अब इस कठिनाई को, इस समस्या को आखिर किसी ने समझा, तो मैं समझता हूं पहले किसी ने समझा नहीं समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा कि इस पढ़ाई करने के बाद एक नौजवान को किस प्रकार की दुविधा में से निकलना पड़ता है। तब ये विषय आया एंटरप्रेन्योरशिप, तब ये विषय आया स्टार्टअप, तब ये विषय आया कि फंडिंग कहां से होगी, मुद्रा जैसी योजनाएं शुरू की। हमारा सौभाग्य है कि अब इस समय में अपने इस यौन स्थिति में आए हैं जब हमको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हाँ, इस उपलब्धि के बाद भी अवसर कौन प्रदान करे? सबको अवसर भी नहीं मिलता। कौन सी सीढ़ी पर चढ़े, कहां जाएं, क्या करें? बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भगाएंगे, नहीं हमारे पास कोई मुद्रा लोन नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना लोन वहीं देना होता है जहां उनकी अपनी अच्छी होती है। मुद्रा से तो कुछ मिलना नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है, लागू करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अवसर कहीं हम गूगल में ढूंढते हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का सामूहिक रूप से और इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा प्रोग्राम जो कैंपस टैंक का जो गठन किया है, मुझे बताया गया कि 23,000 इंस्टीट्यूशन, हमारी जो एनसीईआरटी, एआईसीटी के साथ 23,000 इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है, जो उसके पार्टनर बने। था 23,000 इंस्टीट्यूशन के बालक हमारे पढ़ाई करने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। 19,000 ऐसे न्यू स्टार्टअप्स
जो विलिंगनेस जिनकी है, उन्होंने अपनी विलिंग जाहिर किया कि हम स्टार्टअप का लाभ लेना चाहते हैं। अभी तक यहां पर 1000 से लोग इस कैंपस में और संपर्क कर चुके हैं, जो मुझे बताया गया। और योजना ये है कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसमें से 300 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा। आगे उनके प्रोग्राम क्या होंगे, उनकी प्लानिंग क्या होगी, उसमें से उनको सिलेक्ट करके उनका पूरा लाभ उनको दिलाया जाएगा। जो इतनी बड़ी राशि इस प्रकार की स्टार्टअप्स के लिए ये जो वेंचर फंड ये बनाया गया है, इसका भी उनको लाभ मिलेगा। और इस लाभ में वो सब लोग भी बड़ा सहयोग करेंगे। तो सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी मन की इच्छा के हिसाब से काम आगे बढ़ा पाएंगे। और काम आगे बढ़ाने में दायरा कम नहीं है, बहुत दायरा है। अपने लिए भी काम करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे, देश के लिए भी करेंगे। न्यू आइडियाज पता नहीं कहां से आ जाए, कौन व्यक्ति के मस्तिष्क में कब क्या आ जाए। देश के लिए बड़े बड़े काम सामान्य व्यक्तियों ने किए हैं। न्यूटन का नाम हमने सुना है, सेब के पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर से सेब गिर गया तो न्यूटन्स लॉ उनके नाम से बन गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उनके दिमाग में आया तभी बना। तो ऐसा किसके मस्तिष्क में क्या आ जाए कभी पता नहीं लगता। आजकल मेरे पास पावर डिपार्टमेंट की जो बात की जा रही है, अब इसमें बहुत सी नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं। एक दिन एक नौजवान आया मेरे पास, कहने लगे कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी का बहुत बड़ा सिस्टम होता है, सारा जो डाटा फीडबैक सब आप देश भर से, दुनिया भर से यहाँ कलेक्ट करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम आपको करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत बड़ा विषय है और मैं साइबर सिक्योरिटी का तज्ञ हूँ। साइबर सिक्योरिटी का हमारा अपना एक डिपार्टमेंट है और सब काम उन्होंने किए हैं। हर प्रकार की सिक्योरिटी, फायरवॉल हो, उसका सॉफ्टवेयर हो, ये वो सब तो तुमको बताते हैं कि हम ऑडिट भी कराते हैं, सब करते हैं। इसलिए देयर इज नो रिस्क इन आवर सिस्टम। मैंने हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जो साइबर सिक्योरिटी को देख रहे थे, उनको भी बुलाया। मैंने कहा कि ये एक नौजवान है, मैं साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहता हूँ, तो इसका कोई उपयोग करिए। वो कहने लगे नहीं, हमारी साइबर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, नए आदमी लाएंगे तो ठीक करने के बजाय कुछ बिगाड़ ना दे, रिस्क बहुत होता है। मैंने उस नौजवान को जरा साइड में भेजा। मैंने उनको पूछा कि टेस्ट क्या टेस्ट लिया जा सकता है बताइए, जो आप टेस्ट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, इनके पास टैलेंट होगा, योग्यता होगी तो देन इनको एंगेज करिए, अदरवाइज लेट इनको। कहने लगे हाँ मैं रास्ता बताता हूँ। क्या हमारे जो हमारे सिक्योर्ड जितने प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टल्स हैं, इसमें से मैं 2-3 पोर्टल्स इनको बताता हूं और इनको ये कहिए कि इसको ब्रेक करके दिखाएं। मैंने कहा अगर ब्रेक कर देंगे कल को इसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, फिर कौन जिम्मेवार है? नहीं, मैं जिम्मेवार हूं और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो देयर विल बी नो एफआईआर। इनका टेस्ट होगा और इस टेस्ट में से खरे उतरते तो अंगेज है। मैंने उस बालक को बुलाया, मैंने कहा परीक्षा आपकी लेनी है, तो बताइए क्या लेनी है। हमारा सिस्टम सारा सिक्योर्ड है, आप इस सिक्योर्ड सिस्टम को पंक्चर करके इसको ब्रेक करके दिखा दो। अगर आप ब्रेक कर दोगे तो उसी दिन आपको एंगेज कर लेंगे। उसने भी वही प्रश्न किया, मैं कर दूंगा लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, मैं क्रिमिनल एक्ट के अंदर आ जाऊंगा। मैंने कहा ये लिख के देंगे कि आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगेगा, आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, बाद में उसको ठीक करना भी आप ही करेंगे जो आप ब्रेक करेंगे। तो कह रहे ठीक है, 7 दिन के बाद मिलूंगा। और 7 दिन के बाद उन 2 आईपी एड्रेस जो उनके थे उस सिस्टम में जाकर के उसने 17 जगह ब्रेक किया अलग अलग देश भर के कामों में, और वहां का डाटा निकाल करके मेरे सामने लाकर रख दिया। मैंने बुलाया मिस्टर प्रधान, उनका नाम प्रधान, मैंने कहा ये किया। उन्होंने सारा देखा, स्टडी किया, बहुत प्रभावित हुए कि बात तो ठीक है, हम तो सोचते थे कि हमारा जो सिक्योर डाटा इसको अनब्रीचेबल है, लेकिन जब ब्रीच कर दिया है इसके पास मस्तिष्क है। मैंने कहा बोलो कि ठीक है, कल तो मेरे साथ भेज दो, पहले इसी को ठीक कराऊंगा कि ब्रीच किया तो इसका सोल्यूशन क्या है। मैं बात कर रहा था स्टार्टअप की। स्टार्टअप कौन कब कहां से मिल जाए और कितना बढ़िया काम वो कर सकता है, तो हम मान्य स्काई इज द लिमिट। इसलिए हम भले ही किसी सामान्य परिवार के सदस्य होंगे, भले ही सामान्य गांव के किसी शहर के रहने वाले होंगे, पढ़ाई भी शायद हमने कठिनाई से की होगी, लेकिन स्टार्टअप में तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत नौजवान साथी आते हैं
नया नया काम आकर के करते हैं। सिंपल छोटा काम करके भी आज वो लखपति करोड़पति हो गए। जैसा उदाहरण बताया अभी, 110 करोड़ की माइनिंग करने वाला एक नौजवान आज जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सही बात है कि उसको कोई टिकने नहीं दे रहा था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने में उनका टैलेंट होना चाहिए। आपके पास भी टैलेंट जरूर होगा, क्योंकि आगे बढ़ने की होड़ सबको बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए आपको स्टार्टअप बन करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जोश है, आपका उत्साह है, और एक नौजवान में वैसे भी एक उल्लास उमंग होता है और उसकी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर चैनलाइज करके ठीक दिशा में लगा दिया जाए तो देश के दुनिया के हित में कुछ भी वो कर सकता है। और अगर कहीं मेंटर के द्वारा चूक हो गई, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, तो कई बार वो एनर्जी अपनी उल्टी दिशा में लगाएगा तो ध्वंस भी करेगा, वो समाज का नुकसान भी उतना ही करता है। आज बड़े बड़े जो अपराधी बनते हैं, कई बार उन अपराधियों का जब इंटरोगेशन होती है तो पता लगता है बहुत ही समझदार, बहुत ही इस प्रकार के हुनर वाले बालक होते हैं, उनको अवसर काम करने का नहीं मिला, उल्टी दिशा में चल पड़े। तो दिशा भी हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर दिशा हमारी गलत हो गई तो हम कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठेंगे। एक बार मैंने कहानी पढ़ी थी, वो बताता हूँ। दिशा और गति भी तेज होनी चाहिए। एक ही उदाहरण में दोनों बातें बताऊंगा। एक बार कुछ 2-3 जवान मिल करके, और उन्होंने कहीं जाना था, रास्ता कच्चा था और उस गांव को पैदल चल के पार करके पहुंचना था। उनको किसी ने बताया कि आप वहां जाओ, शाम तक पहुंचोगे, उससे पहले नहीं पहुंच पाओगे। वो एक रास्ता दिशा पकड़ करके और चल पड़े तो उनको पता ही लगा, वो जो गांव था उसको पार करके आगे बढ़ गए, रास्ता थोड़ा भटक गया। और आगे पहुंचे तो एक बुजुर्ग, जो अंधेरा होने लगा तो बुजुर्ग मिले, बड़ी आयु के व्यक्ति। उनको पूछा, बाबा अमुक गांव कितनी दूर है, कितना समय लगेगा पहुंचने में? और वो इन नौजवानों को ऊपर से नीचे तक देखता, कहने लगे, जिधर आप जा रहे हो ना, उस गांव में अगले जन्म में पहुंचोगे। अभी बड़ा हैरान हो गए कि हमें तो पता था शाम तक पहुंच जाएंगे, ये कहता कि जिस दिशा में जा रहे हो अगले जन्म में पहुंचोगे। ये समझे नहीं बाबा, बताओ। कहले, देखो जिधर आप जा रहे हो धरती का पूरा चक्कर लगाकर इस गांव में आना पड़ेगा, क्योंकि गांव पीछे छोड़ा है। तब ध्यान में आया कि हमारी दिशा हमको बदलनी पड़ेगी, उधर गांव में जाना तो पीछे मुड़ना पड़ेगा। पीछे मुड़ के चल दिए, थोड़ी देर चले, गांव अभी भी नहीं आया। फिर एक आदमी मिला, उसको पूछा कि भी इस गांव में पहुंचना कितनी देर लगेगी? वो ऊपर से नीचे देखता, बोलता नहीं। थोड़ा जोर से पूछा, शायद कम सुनता होगा, कि उस गांव में जाना कितनी देर लगेगी? वो फिर नहीं बोला। 3 बार 4 बार पूछने के बाद जब नहीं बोला तो ये बालक जो थे उन्होंने समझा कि इसको समझ नहीं होगी, सुनता नहीं है, इसको पता नहीं है, हो सकता पागल हो, कुछ भी हो, चलो चलते हैं। चल पड़े। चलते हुए कोई 200-300 मीटर चले होंगे या कदम चले होंगे, तो उस बुजुर्ग ने जोर दे के बुलाया, बच्चों सुनो। हाँ बाबा बोल। कि तुम्हें 3 घंटे लगेंगे उस गांव में पहुंचने के लिए। ये वापस मुड़ के आ गए उसके पास कि हमने पहले इतनी बार पूछा कि कितनी देर लगेगी, आपने बताया नहीं, और इतना चल के वहां पहुंच गए तो आपने बताया 3 घंटे में लगेंगे। कहने के देखो बच्चों, जब तुम मेरे पास मिले मुझे पता नहीं था तुम्हारी चलने की गति क्या है, और जब तुम यहां से चल के वहां तक गए हो मुझे पता लग गया तुम्हारी गति क्या है, तो मैं हिसाब लगा के बता दिया कितने घंटे लगेंगे। तुम्हारी दिशा और गति ये दोनों भी अच्छी चाहिए। ठहर जाने वाला आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। मित्रों, इस नाते से हमको अपनी इच्छा जो कुछ है उस इच्छा के हिसाब से मेंटर के बताए हुए मार्ग पर अवसर का लाभ उठाते हुए चलना है। कभी कभी रिस्क भी हो जाता है काम में, और जब रिस्क होता है तो काम करते हुए व्यक्ति डरता है, उसको फियर आता है उसके मन में। डरना नहीं चाहिए, और फियर आ भी जाए तो फियर के लिए 2 मैं सेंटेंस बताता हूं जिसको याद रखना चाहिए। फियर होता है FEAR, उसके 2 वाक्य
ऐसे मेरे ध्यान में आया तो मैंने लिखे कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR, घर को छोड़ दो और दौड़ लगाओ, एंड देन फेस एवरीथिंग एंड राइज। डर से आपको बदल करके भी उस डर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे बढ़ने का एक अवसर ये आपके पास आया हुआ है। आपको निश्चित रूप से इस सारे साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनकी शुरुआत वो स्टार्टअप के रूप में हुई है। जैसे अमेज़न जो है एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक सिस्टम बना है, और इसकी जो कंपनी एक गैराज से शुरू हुई, कार की गैराज में बैठ करके, और किसी जवान ने अपना काम शुरू किया। कितने बड़े लेवल पर अमेज़न का काम चलता है। इसी प्रकार गूगल एक कमरे से शुरू किया गया। फेसबुक की शुरुआत यूनिवर्सिटी के कैंपस से शुरू हुई, और आज वो सब कहां है ये जानते हैं। तो छोटी चीज से, छोटी जगह से जब शुरू करते हैं, इसका हमको लाभ मिलता है। और संयोग से देश के प्रधानमंत्री जी ने तो 11 साल में इतना काम किया है कि जिसका अभी हम सुन रहे थे, 2 फिगर हमने पहले सुने, प्रधानमंत्री जी के मुख से सुना, 1.25 लाख स्टार्टअप्स हो गए हैं। मालूम नहीं किस दिन उन्होंने बोला होगा, ये डेट तो उसमें आई नहीं। और हमारे चांसलर साहब भी, वाइस चांसलर भी बता रहे थे कि 1.5 लाख स्टार्टअप हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एट दिस टाइम, आज के डेट में अगर आप निकालेंगे इसका आंकड़ा, तो 1,76,000 स्टार्टअप हो चुके हैं। और इसमें भी बड़ी बात एक और है, इसमें बड़ा पार्टीशन महिलाओं का भी है, जिसमें 75,000 महिला स्टार्टअप्स हैं। महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं है, मोर और लेस पैरेलल लाइन में बराबर चल रही है। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप ये महिलाओं ने संभाले हुए हैं। इसलिए इस पर और आगे बढ़ना चाहिए। 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न, हजारों करोड़ रुपए की जो कंपनियां हैं, वो इसमें आगे बढ़ गई हैं, काम कर रही हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि हम जब अपना काम करेंगे तो अपने आप को तो रोजगार मिलेगा ही, और कभी कभी जैसा बताया कि हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में और नौजवान भी साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं, जिनको आजीविका का पालन करेंगे। टुडे वी कैन सी आवरसेल्व्स एज जॉब सीकर, टुमारो विल बिकम जॉब गिवर्स। नॉट ओनली जॉब सीकर बट जॉब गिवर, ये हम बने, ऐसी आकांक्षा हमारी होनी चाहिए। एक अंतिम बात इतनी जरूर कहूंगा कि जब हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो व्यापार करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई सर्विसेज के मामले में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम कोई ना कोई एक लेवल को, अपने लेवल को ऊंचा करेंगे। एक प्रकार से ये व्यापार होता है, बिजनेस होता है। इस बिजनेस में कुछ नियम का पालन करना चाहिए, और नियमों का सब आज के प्रोग्राम बारे कहेंगे। ਅੱਜ ਜੀ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਪਸਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। देखो जी जी, एक्चुअली ये यंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, इस करके इसकी एज लिमिट रखी गई है, पर इस वास्ते किसी भी इंस्टीट्यूशन का बच्चा जोड़ा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ईवन अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी स्टडी कंप्लीट भी कर ली है, वो भी इस भाग ले सकता है। देखो, सब तो पहला तो है कि उसको अपने आइडिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ?
ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਚਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨੂੰ ਪਲੈਜ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਾਂਟੇ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਲੈਜ ਹੈ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਇਹ ਦੀ ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 19,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਰ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਉਣਾ? ਦੇਖੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਚਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ AICT ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਟੈਕ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।